ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह एक टॉपिक है और इसमें क्या है आपका हर साल लगभग यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका मार्क्स सेव हो जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको इस टॉपिक को कवर बिल्कुल करके जाना है एग्ज़ाम में। हम आपके बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीडियो सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं। आप इसे इन सभी टॉपिक्स को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसको कवर कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स लाने के लिए। और यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएगा, पढ़ा रहे हैं उसका, जिससे आपको अलग से जो है लिखना नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको लिखना चाहिए जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो, क्योंकि इस एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। लेकिन जिस फॉर्म में आपको लिखना है वो सारे अरेंज्ड फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपका यह सीरीज़ जो है हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा। जितने अधिक व्यूज़ होंगे हमारा भी मोटिवेशन उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीआरएस यूनिवर्सिटी की बात करें या बिलासपुर यूनिवर्सिटी की बात करें या दुर्ग यूनिवर्सिटी या रायगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ की किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी की बात करें जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का टॉपिक है, उसके लिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली रायगढ़ यूनिवर्सिटी और बिलासपुर यूनिवर्सिटी और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी और बस्तर यूनिवर्सिटी, यह ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अगर बीएससी थर्ड ईयर के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लगभग पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पहला चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है, और उसके प्रमुख बिंदु को भी देखा था जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसकी सीमाओं के बारे में भी देखा था। ठीक है, उसको नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे को देखते हैं। आपका यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार होता है। देखिए, हम यह सजेस्ट करेंगे, आज का यह वीडियो देखना है आपको यह ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझना है, तो इसके लिए आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाला हमारा पहला लेक्चर को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। यह बहुत आसान टॉपिक है। पहला लेक्चर को देख लिया मतलब आपके 3 लेक्चर उसी से बनने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा चीज़ें परिवर्तित करेंगे और आपको ये अन्य 3 वीडियोस भी आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। आपके क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे, कई आयाम उसके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है, सीरीज से देखना है, लाइन से देखना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज का यह वीडियो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, सेंटर में एक मेटल है जो कि जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं मल्टीपल वैलेंसी सोर्स करते हैं। और यहाँ पर जैसे हम बात करें वैलेंसी कई सारे हैं, मतलब ये कई सारे बॉन्ड बना सकता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर एक मेटल एज्यूम करते हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, और यहाँ पर लिगेंड एज्यूम कर रहे हैं। यह लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, एक सेंट्रल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, और उसे 6 लिगेंड आपको जोड़ने होते हैं, और ये लिगेंड आपके जुड़े होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो यह आपको डायग्राम क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है। यह एक घटना है जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, और क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपके पास मेटल होता है, उसके नज़दीक में लिगेंड आता है और उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि मेटल में N+ पॉजिटिव चार्ज रहता है, यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन में रहता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको पहले वाले वीडियो में, बस रिवीजन पर्पज के लिए इतना आप जान लीजिए। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल के ऑर्बिटल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मेटल के, और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तब एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब जब ये रिपल करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स है आपके पास, इन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, यह एनर्जी इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इसी का नतीजा होता है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर वही आपको डायग्राम यूज़ करना है कि यहाँ पर आपको ऊर्जा को खड़ी लकीर से दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेटल के 5 ऑर्बिटल्स को शो करना है। यहाँ पर जो आपको ऊर्जा स्तर में गैप देखने को मिल रहा है कि इसकी भी कुछ ऊर्जा है। ऐसा इसलिए कोई भी मेटल है या फिर कोई भी एलिमेंट्स है, यौगिक है, उसकी कुछ न कुछ अपनी ऊर्जा रहती है, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर में दिखाया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ चुका है। आगे हम देखें, जब मेटल के नज़दीक में लिगेंड आ रहा होता है तब जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। पिछले वीडियो में हमने इतना चीज़ें आपको बता दिया है। यहाँ पर हर्षित ऊर्जा स्तर इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे होता है? तो दो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में स्प्लिटिंग होता है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल केस लेते हैं तब क्या होता है, 3 ऑर्बिटल का जो सेट रहता है वह नीचे मिलता है और 2 ऑर्बिटल का सेट ऊपर में मिलता है। तो जो 2 ऑर्बिटल वाला सेट रहता है ना, उसको ईजी नाम देते हैं, और जो 3 ऑर्बिटल वाला सेट रहता है उसको T2G नाम देते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब आगे आप देखेंगे वह ऊर्जा स्तर जो कि इस हाशित ऊर्जा स्तर के बराबर है, उसको आप बैरी सेंटर नाम दे रहे हैं। इस तरह से उसको लकीर से शो करते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब यह Eg वाला जो ऑर्बिटल्स हैं और T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसे बोला जाता है 10dq, या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा नॉट, ठीक है। इन दोनों ही नाम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या बच गया, देखो यहाँ पर जो बैरी सेंटर है ना, यहाँ से इस Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कितना अधिक है वह दिखाया गया है। तो 0.6 डेल्टा नॉट, या फिर इसे सिंपली dq के फॉर्म में 6dq लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो T2G है, इसकी बैरी सेंटर से कितनी एनर्जी कम है उसको शो किया जाता है 0.4 डेल्टा नोट, या फिर -4dq इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस आता है। इधर वाला जो पोर्शन है वह पूरा का पूरा सेम रहता है, यहाँ का जो पोर्शन रहता है वह सेम रहता है, ठीक है। बस चेंजेस आपको यहीं पर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, टेट्राहेड्रल पढ़ाएंगे तब आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ऑक्टाहेड्रल देखिए या फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको डायग्राम की समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम एक बार आपको पढ़ के दिखा देते हैं। अष्टफल के क्षेत्र में डी कक्षक विपाटन। तो देखिए, अष्टफल की संकुलों में धातु आयन केंद्र में होता है, जैसा कि हमने बताया है। लिगेंड के 6 समूहों द्वारा घिरा होता है, जो x तथा y तथा z अक्षों पर स्थित होता है। जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं तो लिगेंड के ऋण छोर के द्वारा धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षण के कारण पांचों के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन Eg कक्षक जैसे कि dx² - y² dz², हमने इन दोनों ही ऑर्बिटल के सेट को Eg नाम दिया है। तो यह जो ऑर्बिटल्स का सेट है केंद्रीय धातु आयन के समीप के लिगेंड के मार्ग में आते हैं। अतः T2G dxy dyz dxz कक्षकों का सेट को जहां आप T2G कहते हैं, इस T2G की कक्षकों की अपेक्षा Eg कक्षकों की जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण है वह अधिक होता है। इतना चीज़ें आपको समझ में आया। चलिए आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो आपका डायग्राम क्या कहता है कि यहाँ पर का जो Eg वाला सेट है ना, यह Eg वाला सेट का ऊर्जा अधिक है और T2G वाला सेट का ऊर्जा कम है। इसका रीज़न बता रहा है कि जो Eg वाले ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल्स के, यह लिगेंड के रास्ते में आते हैं। जैसे लिगेंड मेटल के साथ अटैच होने के लिए आ रहा है, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों Eg वाला, तो यह इसके रास्ते में आ रहा है। रास्ते में आ रहा है तो आमना सामना हो जाएगा, दोनों का आमना सामना होगा, चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर डायरेक्ट रास्ते में है एक दूसरे के तब तो मार धार हो जाएगा, तू इधर जा तू इधर जा ऐसा बोलेंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, स्प्लिटिंग अधिक हो जाएगा, जो एनर्जी होगा वह बढ़ जाएगा। इसलिए जो Eg कक्षक होते हैं ना, उस Eg कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, इस T2G की तुलना में। T2G में क्या होता है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वह लिगेंड के डायरेक्ट सीध में नहीं होते हैं। यानी कहें कि यहाँ पर मान के चलिए ऑर्बिटल है डी कक्षक के, तो इस ऑर्बिटल में ये लिगेंड घूम कर आ रहा है, जहाँ पर ये प्रेजेंट है वहाँ पर डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ इसमें बोला गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे कंटिन्यू करें।
अब आपको पता लग चुका है कि जो ईजी कक्षक होते हैं, इन ईजी कक्षक की ऊर्जा इन T2G कक्षकों की तुलना में क्यों अधिक होता है, ठीक है। तो इस कारण 5D कक्षकों के 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजन होता है, अर्थात ईजी कक्षकों में ऊर्जा की वृद्धि होती है और प्रतिकर्षण जितना अधिक होगा ऊर्जा में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। धातु आयन के 5D कक्षकों का 2 समुच्चय में विस्फुटन या विपाटन हो जाता है, जैसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अभी आपको डिस्कस करा दिया है, तो आई थिंक इसको याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, जो स्प्लिटिंग है यहाँ पर वह एक जैसा नहीं होता है। जैसे आपके ये d ऑर्बिटल्स आप मान के चलिए, यह कोबाल्ट 3+ के लिए है। कोबाल्ट 3+ के लिए क्या होगा, 3D कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो, है ना। तो लास्ट d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर शो कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, अब जब इनमें स्प्लिटिंग होता है तब 2 केस आपके बनते हैं। एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और एक आपका लो फील्ड लिगेंड हो। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसे इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहा गया है और यहाँ दुर्बल क्षेत्र लिगेंड ये बोला गया है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो क्या होता है उसको यहाँ पर शो किया गया है। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड वालों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्प्लिटिंग होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे आप। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके 6। स्प्लिटिंग के पश्चात क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर रहता है ना तो ये वाला गैप आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एनर्जी का गैप बहुत बढ़ जाता है तब आपका डेल्टा नोट की वैल्यू बढ़ जाती है और पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कैसे आप, ये यहाँ पर आप देखें। जैसे आपके यहाँ पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एक शख्स से पहले हुंड का रूल को फॉलो करते हुए भराएगा, लेकिन यह ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और इसी में पेयरिंग होना स्टार्ट होगा एक एक करके, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे में ही फिल हो जाएंगे। तो ऐसे आपको भरना है, ठीक है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता तो इसके पूरा फिल हो जाने के बाद ऊपर में जाता इलेक्ट्रॉन, ऊपर में भरे जाते, ठीक है। उसी तरह आपको आगे भरते जाना है। अगर लो फील्ड लिगेंड है, अगर दुर्बल लिगेंड है, तब के केस में क्या होता है उसके बारे में देखें। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, यह जो डेल्टा नोड है यानी कि एनर्जी गैप है वह बहुत कम होता है। एनर्जी गैप बहुत कम होने के कारण सबसे पहले सभी जो कक्ष होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपको पेयरिंग करनी होती है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले तो एक एक भरिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा है मान के चलिए, दूसरा इसमें भरिए, तीसरा इसमें भरिए, फिर ऊपर चले जाइए, चौथा, पाँचवा। अब बचा हुआ एक है उसको पेयरिंग कराइए। अगर और रहता तो फिर यहाँ पर पेयरिंग होता और फिर यहाँ पर पेयरिंग होता, फिर ईजी वाले सेट में चले जाते और यहाँ पर पेयरिंग करवाते। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, यही ऑर्डर आपको थ्योरी में कैसे लिखना है चलिए आप एक बार देख लीजिए। अष्टफल के संकुलों में T2G EG कक्षकों में dx इलेक्ट्रॉनों का वितरण, तो कैसे आप फिल करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है T2G EG कक्षक में। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, D1 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, या फिर अन्य कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। इस पर डिपेंड करता है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जब अष्टफल के संकुलों में प्रबल लिगेंड उपस्थित होते हैं तब डेल्टा नोड का जो मान होता है वह अधिक हो जाता है। इसलिए डी इलेक्ट्रॉनों का T2G एवं ईजी में वितरण हुंड के नियमानुसार नहीं होता। हुंड क्या कहता था कि लो एनर्जी में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद अधिक एनर्जी वाले में भरो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए केवल और केवल जो T2G सेट होता है लो एनर्जी वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। मैं तो कहता हूँ इसमें पेयरिंग भी हो जाता है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पेयरिंग भी हो जाता है और पेयरिंग होने के पश्चात ईजी सेट में जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तब। अब वितरण हुंड के नियमानुसार नहीं होता है। कैसे नहीं होता है चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर में दो ऑर्बिटल्स रहते हैं, 1 मिनट, 2 ऑर्बिटल्स हैं और नीचे में 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसे T2G कहेंगे और इसे EG कहेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है इस प्रकार से स्प्लिटिंग, है ना। तो इस तरह से आपका स्प्लिटिंग होता है। 5 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पर आपके, ठीक है। स्प्लिटिंग में अब
हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, अगर हुंट का रूल फॉलो करता तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरता, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरता, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरता, फिर ऊपर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होने पर यह जो गैप होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने बताया। इसलिए ऊपर में इलेक्ट्रॉन ना भरकर नीचे में ही पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर पेयरिंग जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर भरना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे देखें तो इसमें बोला गया है कि जो डेल्टा नोड है इसका मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, और इस प्रकार पहले 6 इलेक्ट्रॉनों का T2G कक्षक में शेष 4 इलेक्ट्रॉनों का वितरण EG कक्षक में होगा। तो जैसे आपका डेल्टा नोड की वैल्यू अधिक होगी तो आपको याद रखना है कि पेयरिंग एनर्जी कम होगी, यानी कि डेल्टा नोड अधिक होगा तो पेयरिंग एनर्जी कम होगा, और पेयरिंग एनर्जी कम होगा तब की स्थिति में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा इसको शो किया गया है। T2G में आपके सारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद EG सेट में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो इससे आप सिंपली थ्योरी फॉर्म में इस तरह से आप इसको शो करेंगे, जो कि आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, जैसे आयरन का लिया है, साइनाइड यहाँ पर लिगेंड है, यानी कि यह आपका एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फिल करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ का 3d6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है जिसको आपको फिल करना होगा। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नीचे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं इसी में फिल होंगे, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। और 3 ऑर्बिटल्स में ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होके फिल हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो वही चीज़ें हमने समझाया है, उसी को बोला गया है। आप इसको देख लीजिएगा, इसको नहीं दिख रहे हैं, सेम वैसा ही है। ये चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं डायग्राम को। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया है, आयरन को यहाँ पर सेंट्रल मेटल के रूप में लिया गया है और यहाँ पर वाटर को लिगेंड के रूप में लिया है। तो यह आपका एक हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, FeH2O का होल 6 और 3+ चार्ज यहाँ पर पूरे में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3+ चार्ज होने पर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाएंगे। अगर दुर्बल लिगेंड है तब की स्थिति में आपको पता है ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं। यही चीज़ें आपको करनी है। होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इतना ही है, इसमें आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझाइए इस तरह से। तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बने और आपके लिए हम यह सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।